जाति व्यवस्था, छुआछूत, महिलाओं के ऊपर भेदभाव, इवन यहाँ तक कहा गया है कि अगर शूद्र के कानों में कोई ज्ञान की बात चली जाए तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल देना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति में लिखा हुआ है। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि कौन कहाँ से पैदा हुआ है, शूद्रों को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। इस तरीके के ग्रंथ को आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाओगे, उसको कहोगे कि ये ला की ग्रंथ है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप जातिवाद को, इस देश में जो छुआछूत है, भेदभाव है, उसको आप लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहे हो, उसको सही साबित करने की कोशिश कर रहे हो किसी तरीके से। जी, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन उठाया। मनुवाद को मतलब स्कूल में पढ़ाने का मतलब जात पात को बढ़ावा देना, लेकिन एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि कटेंगे तो बटेंगे। जब राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो योगी जी का बयान इस तरह से आता है। तो जो पार्टी मनुवाद को स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाने की बात करी, वो पार्टी कटेंगे और बटेंगे की बात क्यों कर रही है? देखिए, योगी आदित्यनाथ हो चाहे बीजेपी हो, इन लोगों के पास करने के लिए और कहने के लिए कुछ होता नहीं है। तो सांप्रदायिक बातें करने से ही लोग उनको वोट दे सकते हैं और योगी आदित्यनाथ जैसा क्रिमिनल मुख्यमंत्री का कोई प्रासंगिकता रह सकती है। तो कटेंगे बटेंगे कोई बात नहीं है। अगर एजुकेशन प्राइवेटाइज होगा तब हम पीछे जाएंगे, देश के जो दलित पिछड़े लोग हैं वो पीछे जाएंगे। एजुकेशन प्राइवेट हाथों में बेचा जाएगा तब हम पीछे जाएंगे, हम बटेंगे। और देश की सारी संपत्ति अडानी अंबानी के नाम किया जाएगा तब हमारा नुकसान होगा। ठीक है, तो योगी आदित्यनाथ से ये हम कहना चाहेंगे, हम हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, हम यूपी के रहने वाले हैं, कि तुमने यूपी में एजुकेशन में क्या किया है? तुम पिछले 7 सालों से मुख्यमंत्री हो, तुमने रोजगार के लिए क्या किया हुआ है? कटेंगे बटेंगे, क्योंकि वो तो यही लैंग्वेज बोलते आ रहा है पिछले 7 सालों से, जब से वो सांसद रहे हैं, जब से मठ के महंत हैं, यही लैंग्वेज वो बोलते रहे हैं। दंगाई भाषा बोलना, सांप्रदायिकता फैलाना उनकी भाषा रही। उनके पास करने और कहने के लिए कुछ है नहीं मेरे समझ से योगी आदित्यनाथ के पास। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा देश मानता है। आप देखिए ना, यूपी के लोग भी मान गए, तभी तो हार गए चुनाव वहां पे। यूपी में अयोध्या में हार गए, मथुरा में हारते हारते बचे, पूरे यूपी में जो दुर्गति बीजेपी की हुई है, बनारस में हारते हारते नरेंद्र मोदी बचे। तो यूपी के लोग भी मान गए कि योगी आदित्यनाथ के पास कहने और करने के लिए कुछ नहीं है। एक और सवाल, आप जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, जेएनयू अपने आप में एक बहुत ही वैसी यूनिवर्सिटी है, क्या मतलब इसके लिए तारीफ के लिए कोई शब्द नहीं है। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप जातिगत जनगणना वाली बात से कितना वो रखते हैं? देखिए, जातिगत जनगणना से हम सहमत हैं और हम लोग उस जातिगत जनगणना कराने की लड़ाई में हम लोग शामिल भी रहे। लेकिन हमारा ये मानना है कि जातिगत जनगणना हो और उसके बेसिस पे कानून बनाया जाए, पॉलिसी बनाई जाए, जिसके माध्यम से देश के जो संसाधन है, जमीन है, आर्थिक संसाधन है, नौकरियां हैं, शिक्षा है, ये पता लगे कि कौन समुदाय के लोग, कौन से लोग पीछे हैं। तो उसके लिए पॉलिसी बनाई जाए, ना कि जातिगत जनगणना से केवल कि कुछ पार्टियों के लिए समीकरण का मामला बने कि इन जातियों को हम साथ में ले लेंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे। केवल वो मामला ना हो। अगर जातिगत जनगणना हो, इसके पक्ष में हम लोग हैं और इसके लिए हम लोग बहुत सारे पॉलिटिकल काम भी कर रहे हैं, हम खुद भी उसमें शामिल हैं। लेकिन हम लोगों का ये मानना है कि उस पर एक नियम बने, उस पर पॉलिसी बने, उस पर नीतियां बने, जिसके माध्यम से उन समुदायों को, जो लोग पीछे हैं, जिनको शिक्षा नहीं मिल रही है, जिनको रोजगार नहीं मिल रही है, जिनके पास जमीनें नहीं है, जिनके साथ छुआछूत होता है, उनको ये चीजें मिले जो उनका हक है। एक और क्वेश्चन है मेरा, जैसे आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबके साथ सबका विकास। आप इस बात से सहमत है कि ऐसा हो रहा है सबके साथ? ये तो अब तो देश के लोग भी मानने लगे हैं कि वोट तो सत्ता लो जो दे देता है, लेकिन विकास कुछ खास लोगों का करो। आप देखोगे कि इस देश में इतनी ज्यादा असमानता बढ़ रही, इनइक्वालिटी। बहुत सारे आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट आते हैं कि देश के 90% संसाधन जो है ऊपर के 10% लोगों के पास है। ठीक है, तो अगर सबका विकास होता तो संसाधनों का वितरण सबके पास जाता ना। ऐसा थोड़ी होता कि एक तरफ अडानी अंबानी और कुछ पूंजीपतियों की संपत्ति एक तरफ खूब बढ़ रही है और जो बाकी के 90% जनता है, जो गरीब लोग हैं, गांव में रहते हैं, जिनके पास कोई शिक्षा की सुविधा नहीं है, उनके पास न रोजगार है, न खाने की सुविधा है, न रहने की सुविधा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो अगर सबका विकास होता तो दिख रहा है ना, इतनी बेरोजगारी। अगर सबका विकास होता तो ये तो वोट लेने के तरीके होते हैं, आप जानते ही हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन मेरा। जेएनयू वालों को कहा जाता है कि कम्युनिस्ट होते हैं, लेफ्ट विंग के होते हैं, राष्ट्र विरोधी होते हैं, एंटी होते हैं, इससे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कम्युनिस्ट होने का मतलब होता है
कि जो देश के वर्किंग क्लास होता है, जो मेहनत कश वर्ग होता है, जो मेहनत करता है, जो खेतों में काम करता है, जो फैक्ट्रियों में काम करता है, उनके साथ खड़ा होना और एक ऐसे समाज की कल्पना करना जहाँ पे मेहनत करने वाले लोगों का राज होगा, मेहनत करने वाले लोगों का पेट भरेगा, मेहनत करने वाले लोगों को सब सारी सुविधाएं मिलेंगी, ना कि जो 10% ऊपर का हिस्सा है जो मेहनत नहीं करता है, जिसके पास संसाधन है और उन संसाधनों के माध्यम से पूरे देश को गुलाम बना कर रखता है। तो कम्युनिस्ट होने का मतलब होता है कि आप मेहनत कश वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, दलित वर्ग के साथ खड़े हैं, उनकी सत्ता कायम करने के लिए आप राजनीति कर रहे हैं। तो कम्युनिस्ट होना कोई बुरी बात तो है नहीं, कम्युनिस्ट होना कोई बुरी बात नहीं है। सब लोग देखिए, एंटी नेशनल होना क्या मतलब है कि आप ऐसे आरोप लगाया जाता है तमाम पार्टियों द्वारा, समर्थकों मैं बता दे रहा हूँ, अगर देश में कोई सबसे ज्यादा एंटी नेशनल है तो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं। मैं बता सकता हूँ कैसे। देश भर में धर्म के आधार पर लोगों के बीच में झगड़े लड़ाते हैं, दंगे करवाते हैं, ये एंटी नेशनल काम है। सारे संपत्ति जितने कंपनियां थी, सरकारी कंपनियां थी, सारे कंपनियों को विदेशी हाथों में बेचना, विदेशी पूंजी को लाना, ये सारी चीजें तो देश विरोधी कार्य है ना। देश की संपत्ति को आप बेच रहे हो, देश के चीजों को बेच रहे हो, तो अगर कोई देश विरोधी है तो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी वाले तो ये भी कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, कांग्रेस मुस्लिम मुस्लिम करती थी। देखिए, अगर कांग्रेस मुस्लिम मुस्लिम करती तो मुसलमानों की हालत आज देश में इतनी बुरी थोड़ी होती। ठीक है, मैं कांग्रेस इस देश में बहुत सालों तक राज किया, मैं कांग्रेस के बारे में मैं उसको डिफेंड नहीं कुछ करूंगा, लेकिन मुसलमानों के ऊपर जो हमला है, रोज उनकी लिंचिंग हो रही है। हरियाणा में पिछले 2 महीनों के अंदर मेरे समझ से कम 4-5 लिंचिंग हुई है। 2023 के फरवरी में 2 नासिर और जुनैद नाम के 2 लड़कों को गाड़ी में बंद करके जला दिया गया था। तो मुसलमानों के ऊपर तो बीजेपी के लोग हमला करते हैं, उनको जलाते हैं, दंगों में मारते हैं, गौरक्षा के नाम पे मारते हैं। तो मुस्लिम करते तो मुसलमानों की स्थिति तो अच्छी होती है ना। मुसलमानों की स्थिति कितनी खराब है देश जानता है।